नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में CGL PYQ सीरीज के अंदर जो है आज हमारा ये जो है 22वां भाग होने वाला है। और इससे पहले हम कंप्लीट 21 भाग करवा चुके हैं और अभी जो है आपके 18 से 20 दिन बचे हुए हैं। इन 20 दिनों के अंदर जो है आप इस वीडियो सीरीज को कंप्लीट जो है करके अपने जीके जीएस की जो तैयारी है उसको और बूस्टअप दे सकते हैं, ताकि आपका जो जीके जीएस का स्कोर है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे आ सके। ठीक है, 18 से 20 क्वेश्चन जो है आप इजीली यहाँ पे करके ले जाएंगे अगर आप इस वीडियो सीरीज को अंत तक देखते हैं, क्योंकि एसएससी जो है PYQ सीरीज जो है वो काफ़ी जो है रिपीट करता रहता है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट करता रहता है, जैसे कि वॉयलिन वाद्य यंत्र हो गए या फिर शास्त्रीय नृत्य हो गई। यहाँ से जो है एक एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो 5 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से एसएससी हर बार क्वेश्चन पूछता है और उन 5 टॉपिक को जो है यहाँ पे करवाया गया है। तो 5 नंबर तो आप बिल्कुल पक्के कर लीजिएगा इस वीडियो सीरीज से। ठीक है, इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट क्वेरी या सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि साइंस से रिलेटेड यहाँ पे पूछा गया है, क्लास्ट्रीडियम टेटेनाई नामक विष उत्पन्न करने वाले जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होने वाले टिटनेस का दूसरा नाम क्या है। तो ये याद रखना, स्टैटिक जी का है क्लास्ट्रीडियम टेटेनाई नामक विष, ये एक जहर है जो उत्पन्न करने वाले जीवाणु से होने वाले टिटनेस का दूसरा नाम है। तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? तो दूसरा नाम इसका हो जाएगा, कहाँ गया, धनुस्तंभ हो जाएगा। ठीक है, ये जो धनुस्तंभ है ये किसको प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र को ये प्रभावित करता है और इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? लोक जो बोला जाता है। ठीक है, LOCK लोक जो बोला जाता है। ठीक है, ये याद रखना, इंग्लिश में कभी अगली बार इंग्लिश में दे दे ऐसे ही लोक जो लिख के। ठीक है, और हिंदी में इसको क्या कहते हैं? धनुस्तंभ जो है हिंदी में बोलते हैं। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या लिखी गई है यहाँ पे, देख लो। क्लास्ट्रीडियम टेटेनाई बैक्टीरिया एक न्यूरोटॉक्सिन बनाता है। तो ये जो विष का नाम है यानी जहर का नाम है, ये जो बैक्टीरिया है क्लास्ट्रीडियम टेटेनाई, ये एक न्यूरोटॉक्सिन बनाता है। यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करके मांसपेशियों में लगातार जो है खिंचाव पैदा करता है। जबड़े की मांसपेशियों में कठोरता होने के कारण इसे लोकजो या हिंदू में धनुस्तंभ कहा जाता है। तो ये तीनों लाइन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे तरीके से जो है आप रिमेंबर कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना, बस इतना सा मेरे लिए आप कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लेते हैं। सेकंड में क्या बोला गया? उपराष्ट्रपति को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? सबसे पहले आप अनुच्छेद याद रखेंगे। ठीक है, अनुच्छेद यहाँ पे बात कर लेते हैं राष्ट्रपति की, यहाँ पे बात कर लेते हैं उपराष्ट्रपति की। ठीक है, राष्ट्रपति जो होते हैं ये अनुच्छेद 52 से 62 के बीच में आते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, ऐसे ही उपराष्ट्रपति की बात करूं तो उपराष्ट्रपति 63 से 73 के बीच में आते हैं। ठीक है, और इन उपराष्ट्रपति जी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति जी की नियुक्ति करते हैं। तो ये याद रखना। और इसके बाद अनुच्छेद 75 याद रखना, काफ़ी बार पूछा जाता है अनुच्छेद 75। तो अनुच्छेद 75 क्या कहता है? अनुच्छेद 75 कहता है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ये तीनों अनुच्छेद याद रखना, भाई तीनों अनुच्छेद से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के तहत होती है। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश इसकी नियुक्ति किसके तहत होती है? अनुच्छेद 124 के तहत जो है इसकी नियुक्ति होती है। CAG क्या होता है? कंट्रोलर ऑडिट जनरल, यानी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। और ये किस अनुच्छेद के तहत आते हैं? अनुच्छेद 148 के तहत जो है CAG की नियुक्ति की जाती है। सभी ऑप्शनों के अनुच्छेद याद रखना, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और बार बार पूछा जाता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। ये क्वेश्चन नंबर 3 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 में महाराष्ट्र में बेरोजगारी दर कितनी थी? ये हैशटैग करंट अफेयर का क्वेश्चन है भाई। ये इस टाइप की जो रिपोर्ट्स आती है ना हर साल, दूसरे साल यानी द्विवार्षिक या फिर एक वार्षिक रिपोर्ट आती है, इनको आप अच्छे से देख लेना पिछली 1 या 2 साल की। इसके अंदर जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं उनको एक बार आकलन कर लेना। 1 या 2 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन पूछता है एसएससी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये 2021-22 के रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र में बेरोजगारी दर थी 3.5%। ठीक है, और सर्वाधिक बेरोजगारी दर की बात करूं तो ये 2021-22 की नहीं बता रहा मैं, एग्जैक्ट नहीं बता रहा, थोड़ा सा वैसे ही ध्यान आ रहा है मेरे को। ठीक है, सर्वाधिक बेरोजगारी बेरोजगारी ये हरियाणा में जो है आंकी गई थी। ठीक है, हरियाणा
और ये 35% बताई गई थी। हालांकि ये इस डाटा को जो है निराधार बताया गया था। भारत के जो मुख्यमंत्री थे उस समय के, 1-2 साल पहले की बात है, 2022-23 की बात है। खैर इसको आप ऐसे एक बार स्किप कर सकते हैं, ऐसे ही मेरे ध्यान में आया तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। वैसे बेरोजगारी की सर्वाधिक बेरोजगारी में मेरे हिसाब से हरियाणा ही नंबर 1 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 में क्या बोला गया, 1933 में संतृप्त यौगिक में अभिकर्मकों को मिलाने पर पैराडॉक्साइड प्रभाव को देखने के लिए कौन से 2 कार्बनिक रसायनज्ञ जाने जाते हैं। यानी कि ये जो केमिस्ट्री जो साइंटिस्ट थे उनको जाना जाता है किसके लिए, 1933 में इन्होंने 1933 में संतृप्त यौगिकों में अभिकारकों को मिलाने पर पैराडॉक्साइड प्रभाव को देखने के लिए, यानी कि पैराडॉक्साइड प्रभाव इन्होंने देख लिया था। 2 रासायनिक विज्ञान थे और ये कौन से थे, मॉरिस एस खराश था एक का नाम, और एक का नाम फ्रैंक आर मेयो था। थे नाम बड़ा ही अजीब होता है। ये खराश, ये वो वाली खराश नहीं है जो हम ऐसे करते हैं, वो वाली खराश नहीं भाई, ठीक है ना। तो ये याद रखना, मॉरिस खराश और फ्रैंक मायो, इन 2 जो है केमिस्ट्री साइंटिस्टों ने जो है 1933 में संतृप्त यौगिकों में जो है अभिकर्मकों को मिलाने पर जो है पैराडॉक्साइड प्रभाव को जो है देख लिया था। ये व्याख्या भी दी गई है, चाहो तो आप इसको भी एक बार से जो है खुद से भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हिस्ट्री का बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर पॉइंट से, हर जो ये 4 ऑप्शन दिए गए ना, चारों ऑप्शनों से जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चारों नहीं, 3 ऑप्शन से तो पूछे ही पूछे जाते हैं। उससे पहले सबसे पहले बात करेंगे निम्नलिखित में से किस घटना के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए ब्रिटिश सरकार को नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। सबसे पहले हम टैगोर की बात कर लेते हैं, ठीक है। टैगोर का जन्म कब हुआ था, 1861 में हुआ था और 1941 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार सबसे पहले कब मिला था, साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनको 1913 में मिला था। और किसके लिए मिला था, गीतांजलि के लिए मिला था, ठीक है। गीतांजलि के लिए मिला था। लेकिन उसके बाद 1919 में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड को जो है इससे दुखी होकर इन्होंने जो है अपनी नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया, राइट ऑप्शन हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे जो है इसी जो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड था ना, इसमें जो है एक प्रसिद्ध व्यक्ति ने जो है एक और उपाधि लौटाई थी जिसका नाम था गांधी जी, ठीक है। गांधी जी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। गांधी जी का जो जन्म है कब हुआ था, 1869 में इनका जन्म हुआ था और 1948 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनको जो है केसर ए हिंद इस उपाधि को जो है इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान जो है बाद में लौटा दिया गया था। और ये केसर ए हिंद की उपाधि इनको अंग्रेजों ने कब दी थी, 1915 में जो है इनको ये उपाधि दी गई थी, ठीक है। बंगाल का विभाजन जरूर आप याद रखना। बंगाल का विभाजन कब जो है बंगाल का विभाजन कब किया गया था, तो ये जुलाई 1905 में हुआ था, ठीक है। 2 डेट आपको याद रखनी है, एक तो जुलाई 1905 और एक अक्टूबर 1905, ठीक है। ये 2 डेट क्यों याद रखनी है, क्योंकि जुलाई 1905 में क्या हुआ था, घोषणा कर दी गई थी कि बंगाल विभाजन होगा। और अक्टूबर 1905 में क्या कहा गया था, अक्टूबर 1905 में जो ये घोषणा की गई थी इसको लागू कर दिया गया था। दोनों डेट्स जो है बार बार यहाँ पे पूछी जाती है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके बाद एक डेट और आपको याद रखनी है, चोरा चोरी कांड। चोरा चोरी कांड कब हुआ था, 1922 में हुआ था। इसके साथ साथ एक और आप याद रखेंगे, काकोरी कांड। काकोरी कांड कब हुआ था, काकोरी कांड 1925 में हुआ था, ठीक है। ये तीनों ऑप्शनों से जितनी मैंने जानकारी दी है ना, हर एग्जाम के अंदर कोई ना कोई लाइन यहाँ पे पूछ ली जाती है। 1 नंबर पक्का कर लो। अगर आपको 1 नंबर अगर आपका पक्का करना है तो यहाँ पे 5वें क्वेश्चन में जितनी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है ना, इसको अच्छे से जो है दिमाग में रटा लो, बिठा लो, कैसे भी कर लो, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया 1450 में पहली बार आविष्कृत पवन मापक यंत्र का नाम क्या था, तो ये पवन वेग मापी था, ठीक है। तो ये जो पवन मापक यंत्र था ना, पवन मापक यंत्र मतलब पवन यानी कि हवा को मापने वाला यंत्र, इसका जो आविष्कार है 1450 में पहली बार किया गया था और इसका नाम क्या था, पवन वेग मापी जो है इसका नाम था, ठीक है। और ये हमारे सोशल मीडिया आइकन्स हैं, ठीक है। यहाँ से भी जो है डायरेक्ट आप हमसे जुड़ सकते हैं और जो है विभिन्न प्रकार की जानकारी जो है हमसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये जो सोशल मीडिया इनको भी भाई ज्वाइन कर लेना प्लीज़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया स्वतंत्रता के समय भारत के औद्योगिक विकास में मुख्य बाधाएं क्या थी। तो आप सभी जानते हैं जब भारत आज़ाद हुआ 1947 15 अगस्त को, तो उस समय जो है उद्योगों में जो है भारी मतलब उद्योग उस समय भारत में नहीं होते थे, और उस समय उद्योग में मुख्य धारा क्या होती थी, पूंजी, यानी कि जो निवेश, पूंजी का निवेश मतलब पैसा लगा के तभी तो आप बिजनेस कर पाएंगे। बिजनेस कैसे करेंगे, नौकरी तो ऐसा है भाई आप किसी के पास चले गए प्राइवेट में नौकरी लेने के लिए, उसका काम करेंगे तो वो आपको सैलरी देगा। लेकिन बिजनेस क्या होता है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको पहले एक जो इनकम है ना, पूंजी है, वो जो है खर्च करनी पड़ेगी, उसके बाद जो है वो आपको कमा के देगी। इसी को जो है बिजनेस बोला जाते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे, उद्योग में पूंजी निवेश। मतलब जो उद्योग होगा ना, फॉर एग्जांपल आप किसी का भी उद्योग कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, जैसे कि लकड़ी का व्यापार कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल यही देख लो जो अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये क्या लगा लो, ये यूट्यूब है, चलो मान लेते हैं इसको भी एक बिजनेस मान लेते हैं यूट्यूब को, ठीक है, यूट्यूब, ठीक है। यूट्यूब बिजनेस के लिए आपको स्टार्टिंग में क्या चाहिए भाई, आपको एक डिजिटल बोर्ड चाहिए, ठीक है, डिजिटल काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए। आप इन्वेस्ट करेंगे, जैसे डिजिटल बोर्ड आप लेके आएंगे, उसके लिए माइक लेके आएंगे, कमरे में साउंड प्रूफ जो है लगाएंगे ताकि आवाज़ बाहर की ना आए, मतलब बहुत सारा सेटअप करेंगे। ये सारा जो सेटअप आप करेंगे इसी को जो है व्यापार का पूंजी निवेश बोलते हैं। खैर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया हुआ भाई, और सच बताऊं तो अभी जो है इतना सेटअप भी नहीं है करने का, ठीक है। तो जैसे जैसे धीरे धीरे चैनल ग्रो करेगा तो भाई आपके लिए जो है प्रोफेशनल जो स्पेसिफिक, जैसे साइंस का एक टीचर हो गया, ठीक है, साइंस का हो गया, मैथ का हो गया, ठीक है, इंग्लिश का हो गया, इनके जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है ना, इनके भी जो है टीचर मैं आपके लिए अवेलेबल करवा दूंगा। तो बस मेरे लिए मोटिवेशन के लिए सिर्फ इतना कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जीके जीएस की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सभी एग्जामों का जितना भी जीके जीएस की प्रॉब्लम्स होती है ना, एसएससी, रेलवे या फिर एचएसएससी की, वो सारी एक ही प्लेटफॉर्म पर इन फ्यूचर में आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा संघ आर्थ्रोपोडा का उदाहरण है। तो तितली जो हो जाएगी ये आर्थ्रोपोडा का संघ का उदाहरण हो जाएगी। बाकी ये जितने भी रखे गए हैं ना, इन सभी के बारे में जैसे एग्जाम आपका नियर बाय आने लगेगा, उसके साथ में ना उसके पास टॉपिक वाइज आपको जो है क्वेश्चन देना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। साइंस का एक अलग टॉपिक दूंगा, ठीक है, और हिस्ट्री का अलग दूंगा, केमिस्ट्री का अलग दूंगा। ऐसे ऐसे टॉपिक्स हम छोटे छोटे कवर करेंगे जहां से स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। एग्जाम स्पेसिफिक रहेंगे, वहां से अगर वो टॉपिक आप करेंगे तो डेफिनेटली वो वेस्ट नहीं जाएगा, वहां से 1 नंबर का तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा, 16 अगस्त से हमारा फ्री बैच स्टार्ट हो रहा है। 16 अगस्त से फ्री बैच स्टार्ट हो रहा है। किसके लिए हो रहा है, स्पेशली हो रहा है, ये स्पेशली हो रहा है, ये हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए, ठीक है। ठीक है, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए हो रहा है 2025 के लिए, ठीक है। ये आप जरूर से जरूर देखना 16 अगस्त के बाद डेफिनेटली हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। 9 में क्या कहा गया है, 9 में बोला गया है किस वर्ष में दिव्यांगजन जो डिजेबल पर्सन होते हैं ना, उनके अधिकार अधिनियम पारित किया गया था। तो ये जो है डिजेबल एक्ट जो अधिनियम था वो कब पारित किया गया था, तो ये पारित किया गया था 2016 में जो है इसको पारित किया गया था। ये डेफिनेशन थोड़ा सा देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लेके आया हूँ। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम जो है 2016, राइट ऑफ पर्सन विद डिजेबिलिटीज एक्ट जो है दिसंबर 2016 में पारित हुआ। ये एग्जैक्ट भाई जो मंथ है वो भी याद रखना, ये एसएससी बड़ा ही जो है स्पेसिफिक चीज़ पूछता है, कई बार महीने भी पूछ लेता है, ठीक है। तो दिसंबर 2016 याद रखना। इसमें दिव्यांग जो श्रेणियां होती थी ना, कैटेगरियां होती थी, पहले 7 होती थी, लेकिन अब बढ़ाकर जो है इनको 21 कर दिया गया है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, तो 10 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन 2021 में प्रथम प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक पुरस्कार प्राप्त करने वालों में से एक थे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जगदीश भगवती हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। ये भी जो है करंट अफेयर से क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया, तैमूरी परंपरा के अनुसार हुमायूं को अपने भाइयों के साथ सत्ता साझा करनी थी। हुमायूं का दिल्ली, आगरा और मध्य भारत पर नियंत्रण था, जबकि उसके भाई कामरान का नियंत्रण किस क्षेत्र पर था। तो इसका जो क्षेत्र था वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान था। जो ये मुगल साम्राज्य था ना, इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। मुगल
साम्राज्य के बारे में, ठीक है। मुगल साम्राज्य में केवल एकमात्र जो हुमायूं था ना, वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने भाइयों के साथ जो है राज शासन जो है वो मिल बांट कर किया था। बाकी कितने भी मुगल किसी को देख लेना, सभी ने जो है अपने उत्तराधिकारी या फिर अपने जो है जो फादर होते हैं उसको जो है कैद कर लिया था या फिर उससे सत्ता हड़प ली थी, ठीक है। इस मुगल साम्राज्य की बात करूं तो इसकी जो नींव थी वो बाबर के द्वारा डाली गई थी। 1526 में जो है पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। उसके बाद 1530 में जो है बाबर की मृत्यु हो गई थी। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं गद्दी पर बैठा था। हुमायूं की गद्दी के बाद जो है अकबर गद्दी पर बैठा और अकबर के बाद जो है जहांगीर गद्दी पर बैठा। जहांगीर के बाद शाहजहां बैठा और शाहजहां के बाद औरंगजेब गद्दी पर बैठा और औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गई थी। यहीं से जो है मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बताता है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। इसी वीडियो के ऊपर अभी मैं ये क्वेश्चन बता के आया हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। इससे जो है आपकी जो मेमोरी लेवल है ना वो काफ़ी शार्प होता है, ठीक है। इससे आपको लॉन्ग लास्टिंग चीज़ें याद रहेंगी। अभी इसी वीडियो के अंदर जो है मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है और किस अनुच्छेद के तहत करता है, ठीक है। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ये नीचे सोल्यूशन भी आपको दिख ही गया था। चलिए खैर कोई बात नहीं, ये देख लेना। अनुच्छेद 62 क्या कहता है, राष्ट्रपति चुनाव की समय सीमा निर्धारित करता है, अनुच्छेद 62। और अनुच्छेद 63 से क्या शुरू हो जाएंगे, उपराष्ट्रपति शुरू हो जाएंगे, ठीक है, उपराष्ट्रपति, ठीक है। अनुच्छेद 63 से 73 के बीच में, ठीक है। और अनुच्छेद 71 क्या कहता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद जो है ये अनुच्छेद 71 के अंतर्गत डिस्कस किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य का सड़क घनत्व सबसे अधिक है। तो ये 2019 की रिपोर्ट के अनुसार ये पूछा जा रहा है कि भाई किस राज्य का जो सड़क घनत्व है वो सर्वाधिक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केरल जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। अभी भी ये मैंने फाइंड आउट किया था भाई गूगल से, यही ऑप्शन राइट है। कभी चेंज हो गया हो एक बार आप अपडेट भी कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो 14 में क्या बोला गया है, भारत के निम्नलिखित में से किस नेता द्वारा एक स्वैच्छिक संगठन खुदाई खिदमतगार स्थापित किया गया था। इसको रेड शर्ट भी बोला जाता है, ठीक है, रेड शर्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये लाल कुर्ती जो है ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 काफ़ी इजी है। नवरात्रि उत्सव जो है निम्नलिखित किस देवी को समर्पित है, तो ये दुर्गा माता जी को जो है नवरात्रि उत्सव समर्पित है। इसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर और 16 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो मौलिक कर्तव्य आप सभी जानते हैं हमारे किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद की बात करूँ तो हमारा हो जाएगा 51A हो जाएगा, ठीक है। किस देश से हमने इनको ग्रहण किए हैं, तो रूस देश से जो है हमने इनको ग्रहण किए। जब ये रूस देश से ग्रहण किए थे मौलिक कर्तव्य, तब कितने थे, 10 मौलिक कर्तव्य थे और इनको 86 में माफ़ कीजिएगा 1 सेकेंड, इनको 42वें संविधान संशोधन के तहत 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे, ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन पे जोड़ा गया था। लेकिन इसमें जो 11वां मौलिक कर्तव्य था ना, ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 को जोड़ा गया था, ठीक है। ये चीज़ भी आप याद रखना, कई बार पूछ लेता है। तो अभी वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो वर्तमान में जो हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना। तो ये देख लेते हैं ये एक मौलिक कर्तव्य नहीं पूछा गया ना, तो देश की सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा को महत्व देना और उसका परिरक्षण करना, ये तो हमारा मौलिक कर्तव्य है। दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के व्यापार को निषेध बनाना, ये हमारा जो है मौलिक कर्तव्य नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सी में क्या कहा गया है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा को परित्याग करना, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया विजेंद्र सिंह ने कितनी बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया। 3 बार इन्होंने ओलंपिक खेलों में भाग लिया है, ठीक है। एक तो भारत में जब दिल्ली में हुए थे, एक बार लंदन 2012 में हुए थे, 3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये जो विजेंद्र सिंह है, ये याद रखना, ये कई बार पूछ लेता है एसएससी के अंदर, विजेंद्र कौन सा खेल खेलते हैं, बॉक्सिंग का खेल खेलते हैं, ठीक है।
कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? हरियाणा से बिलोंग करते हैं, ठीक है, हरियाणा के भिवानी जिले से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये नीचे दिया गया है, यहाँ पे देख लो 3 बार ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। एथेंस 2004 में, बीजिंग 2008 में जो है इन्होंने कांस्य पदक जीता था, वहीं से जो है इनकी लोकप्रियता बढ़ गई थी। मुक्केबाजी में भारत का पहला ओलंपिक पदक इन्हीं के द्वारा जो है जीता गया था, और लंदन 2012, यानी कि 3 ओलंपिक में जो है इन्होंने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो 18 में क्या कहा गया है? 18 में कहा गया है भारत ने अपना पहला व्यक्तिगत, यानी कि अकेला जो व्यक्तिगत होता है ना, एक तो टीम होती है जैसे बास्केटबॉल की टीम हो गई, कुश्ती की टीम होगी, उसमें काफ़ी सारे बंदे जो हैं खेलते हैं एक टीम से, लेकिन व्यक्तिगत क्या होता है? कुश्ती अकेला आदमी करता है, एथलेटिक्स में भी अकेला आदमी दौड़ता है। तो ऐसे जो है व्यक्तिगत ओलंपिक पदक खेलने वाला जो है किस खेल में भारत के द्वारा जीता गया था? तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कुश्ती। 1922 में हेलेंसिंकी में जो है ये ओलंपिक पदक जीता गया था। दिए ये रहा व्याख्या में क्या कहा गया है? हेलेंसिकी में 1952 में कुश्ती में कांस्य पदक के साथ केडी जाधव, ये नाम है भाई, याद रखना, केडी जाधव व्यक्ति का नाम है। इन्होंने ओलंपिक पदक जो है विजेताओं की सूची में शामिल होने वाले स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्तिगत एथलीट थे, ठीक है, ये याद रखना। हेलेंसिकी 1952 में कुश्ती में कांस्य पदक केडी जाधव के द्वारा जीता गया था, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर, और ये महिला का भी याद रख लेना भाई, महिला भी जैसे व्यक्तिगत श्रेणी में पहला पुरुष व्यक्ति केडी जाधव थे, ऐसे ही वेट लिफ्टर कर्णम मल्लेश्वरी थे, जिन्होंने सिडनी 2000 में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला बनी थी, ठीक है, भारतीय महिला बनी थी, ठीक है, ये आप याद रखें। और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना यार, इतना काम कर दो यार भाई प्लीज़, ठीक है। इतना फ्री कंटेंट आपके लिए लेके आ रहा हूँ। एक पीडीएफ बनाने में बहुत टाइम लग जाता है भाई, वीडियो बनाने में कोई टाइम नहीं लगता। वीडियो में तो बस बोलना है जो आपको पता है, ठीक है, वीडियो, लेकिन उससे जो मेहनत का काम लगता है ना, एक एक क्वेश्चन को पहले इसकी वर्ड फाइल बनानी पड़ती है, उसके बाद एक एक को वेरीफाई करना पड़ता है कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है, ये बहुत मेहनत लगती है भाई, प्लीज़ तो इसका लाइक और शेयर कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया? निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो ऊर्जा यानी कि किसकी बात कर रहा है? पावर की बात कर रहा है। तो पावर की जो इकाई नहीं हो जाएगी, जूल तो हो जाएगी, किलोवाट घंटा भी हो जाएगी, कैलोरी भी हो जाएगी, न्यूटन नहीं होगी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऊर्जा की इकाई न्यूटन नहीं है। कमेंट सेक्शन में बताओ न्यूटन किसकी इकाई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है, 20 में क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से किस शासन के दौरान चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 विचारधाराओं हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था? तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, ये जो बौद्ध धर्म है ना, ये 2 धाराओं में बट गया था, और 2 धाराएं कौन सी थी? एक तो हीनयान थी और एक महायान थी। अब बौद्ध धर्म के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? महात्मा बुद्ध ने की थी, ठीक है, महात्मा बुद्ध ने की थी। और इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व जो है, ईसा पूर्व लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु की बात करूं तो मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु जो है इनकी 483 ईसा पूर्व हुई थी, ठीक है, 483 ईसा पूर्व हुई थी। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर को त्याग दिया था, और जो है उसके बाद जो है इनको कड़ी तपस्या के बाद जो है ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। और आप क्या याद रख सकते हैं? राइट ऑप्शन हो जाएगा कुषाण। कुषाण के शासक में जो है तृतीय बौद्ध संगति हुई, चतुर्थ बौद्ध संगति होती, माफ कीजिएगा, चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी, ये आप याद रखना, ठीक है। और ये कहाँ पर हुई थी बताना कमेंट सेक्शन में, चतुर्थ बौद्ध संगति जो है ये कहाँ पर हुई थी, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। उसके बाद आप क्या याद रख सकते हैं? गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी, ठीक है। और कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कडफिसिस ने की थी, ठीक है, कुजुल, ये डोंट वरी सारी चीज़ें नीचे लिखी गई है, कडफिसेस, ठीक है, फिसेस। चलिए आइए व्याख्या ही देख लेते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति लगभग 1 से 2वीं शताब्दी ईस्वी में कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा की गई थी, और यह कश्मीर में आयोजित हुई थी। चलिए ये पता ही चल गया आपको कहाँ पर आयोजित हुई थी। आप मुझे पहली, दूसरी और तीसरी बताओ, पहली, दूसरी और तीसरी जो ये बौद्ध संगति हुई थी ना, तीनों, इनके बारे में डिटेल से बताओ। किस राजा के संरक्षण में हुई थी? किसने इनकी अध्यक्षता की थी? कहाँ पर जो है ये आयोजित की थी? एवरीथिंग डिटेल जो है मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो यहाँ पे दिया गया है ये हीनयान और महायान, देख लो, इनके बारे में डिटेल से लिखा गया। शक साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये मोस या फिर माउस, ये कई बार आपको ये भी देखने को मिलेगा, माउस, ये कंप्यूटर वाला माउस नहीं है, माउस जो है इन सरदार के द्वारा जो है ये शक साम्राज्य की स्थापना की गई थी, ठीक है।
इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया है, वर्धा निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो गोदावरी नदी की जो है सहायक नदी हो जाएगी वर्धा नदी, ठीक है। गोदावरी नदी को जो है दक्षिण की गंगा बोला जाता है, दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा। और इसके बारे में क्या याद रख सके हैं, बूढ़ी गंगा इसको बोलते हैं, बूढ़ी गंगा, बूढ़ी गंगा इसको बोलते हैं। और ये जो है बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद व्याख्या देख लेते हैं। वर्धा नदी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से निकलती है, यह प्राणहिता नदी में मिलती है जो आगे चलकर गोदावरी नदी की सहायक है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। अब एक एक ऑप्शन को देख लेते हैं। महानदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी और तापी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम याद रखना आपको बेहद जरूरी है। एसएससी रेलवे के अंदर पता नहीं ये क्वेश्चन कितनी बार पूछ लिया जाता है। एक एक क्वेश्चन को मैं बड़ी बारीकी से, बड़ी मेहनत से लिख के लेके आया हूँ, ठीक है। तो महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा पर्वत से होता है, ठीक है। तो याद रखना महानदी का जो उद्गम है ना, ये सिहावा पर्वत से होता है जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर अवस्थित है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। और ये कहाँ पर अपना जल गिराती है? बंगाल की खाड़ी, यानी कि पूर्व की दिशा में ये नदी बहती है, ठीक है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे महानदी की, माफ़ कीजिएगा, नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो नर्मदा नदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिला है, मध्य प्रदेश में, वहाँ का एक अमरकंटक पठार है, वहीं से जो है नर्मदा नदी का उद्गम होता है, ठीक है। प्रवाह क्षेत्र ज़्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना ये अरब सागर में गिरती है, यानी कि ये पश्चिम दिशा में बहती है, ठीक है, पश्चिम दिशा। अब ये पूर्व पश्चिम दिशा तो पता होगी ना आपकी भाई, ठीक है। ये पता है ना, जैसे कि ये अपना भारत का मैप है, ये पूर्व दिशा होगी और ये पश्चिम दिशा होगी, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी हो गई, यहाँ पे अरब सागर हो गया। अब समझ आ गया ना आपको, ठीक है, ऐसे देख लेना, ठीक है। और गोदावरी नदी का ऊपर हम बात कर चुके हैं। तो गोदावरी नदी का जो उद्गम है ये महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तापी नदी की बात करूँ तो उद्गम मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वतमाला में मैलखेड़ा बैतूल जिला से जो है इसका उद्गम होता है। और ये तापी नदी भी जो है अरब सागर में गिर जाती है, यानी कि पश्चिम नदी में ये बहती है। सारी डिटेल आपको एग्जैक्ट याद रखनी है, यहीं से क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, जब आपका एग्ज़ाम थोड़ा सा टाइम रह जाएगा ना, अभी तो मैं नहीं कर सकता आपसे प्रॉमिस कि भाई सीजीएल में आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन आने वाले जो एग्ज़ाम होंगे ना, जैसे कि एमटीएस वाला हो गया, ठीक है, एमटीएस वाला हो गया, या फिर दिल्ली पुलिस वाला हो गया, या फिर एसएससी जीडी वाला हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ एमटीएस, दिल्ली पुलिस, या फिर एसएससी जीडी, इनके अंदर ये क्वेश्चन भर भर के पूछता है, ठीक है। एक वीडियो स्पेसिफिक यहाँ का बनाऊंगा। ये जो भाई जो हमारे वाद्य यंत्र जो बजाते थे ना, बड़े बड़े पंडित महाराज होते थे, एक तो इनका घराना पूछ लेता भाई, किस घराने से संबंध रखते थे, कौन सा ये वायलिन बजाते थे, यहाँ से एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, उससे बाहर नहीं जाएगा कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। तो बस जुड़े रहिएगा चैनल के साथ और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया पंडित ओंकनार नाथ किसके शिष्य थे? पंडित विष्णु दिगंबर पलूस्कर के जो है ये जो है विशिष्य होते थे। तो यहाँ पे देख लो व्याख्या में क्या लिखा गया, पंडित ओंकारनाथ भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध नायक, गायक और शिक्षक थे। वे गंधर्व महाविद्यालय के संस्थापक भी थे। तो ये याद रखना भाई, गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किसने की है? तो ये किसने की है? तो ये पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी के द्वारा की गई है, ठीक है। और ये किसके शिष्य थे? ये विष्णु दिगंबर पलूस्कर के शिष्य थे और इन्हें संगीत सम्राट की उपाधि भी मिली थी। अब बात कर लेते हैं पंडित गोपाल शंकर मिश्र। तो ये वाद्य यंत्र वीणा बजाते थे और भारतीय शास्त्रीय संगीत में वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपको याद क्या रखना है, जो हाईलाइट कर रहा हूँ सिर्फ ये याद रखना है, पंडित गोपाल शंकर जो मिश्र है कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? वीणा बजाते थे। पंडित विष्णु दिगंबर पलूस्कर वाद्य यंत्र कौन सा बजाते थे? हारमोन जो है ये बजाते थे।
ठीक है। उसके बाद आप याद रखेंगे उस्ताद अब्दुल करीम खान वाद्य यंत्र कौन सा बजाते थे, सारंगी जो है वाद्य यंत्र बजाते थे, और ये किराना घराने के संस्थापक भी हैं। ठीक है, याद रखना। विष्णु नारायण भातखंडे वाद्य यंत्र कौन सा बजाते थे, सितार बजाते थे। सभी जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं इनके जो है वाद्य यंत्र आप जरूर याद रखेंगे, कौन जो है कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। इसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या क्या गया, निम्नलिखित शास्त्रीय नर्तकियों आएगा, ये नहीं आएगा भाई, में से कौन ओडिशा से संबंधित नहीं है। तो ओडिशा से संबंधित कौन सा नहीं हो जाएगा, तो गीतांजलि लाल जो है ये ओडिशा से संबद्ध नहीं है, और ये क्या है, शास्त्रीय नर्तकी है। नर्तकी जो शास्त्रीय डांसर नहीं होती, शास्त्रीय नर्तक, ठीक है, शास्त्रीय नृतक, तो ये है गीतांजलि लाल जो कि उड़ीसा से संबंध नहीं रखती। इसका दिया गया है, चलिए व्याख्या नहीं दिया गया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। इसमें क्या बोला गया है, तरुण भट्टाचार्य जिन्हें 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं कितनी बार आपको बता चुका हूं कि ऐसा क्वेश्चन एसएससी हर बार, चाहे कोई सा भी ईयर उठा लो, हर साल एसएससी का एग्जाम होता है और हर साल एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि भाई फलाना फलाना व्यक्ति जो है कौन सा वाद्य यंत्र बजाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और एक वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा आपकी, किसके ऊपर, वाद्य यंत्र के ऊपर, सारे वाद्य यंत्र उसके अंदर कंप्लीट कर लेंगे। बस वो वीडियो घोट के पी लेना, अपने दिमाग में रट्टा मार लेना, कैसे भी कर लेना, अगर आपको 25 में से 1 नंबर जो है आपको पक्का करना है, और हर शिफ्ट के अंदर पूछा जाता है भाई। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सेल्फ हेल्प ग्रुप आएगा। SHG की फुल फॉर्म याद रखना, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम का एक घटक नहीं है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैंक SHG के व्यक्तिगत सदस्यों को ऋण प्रदान करते हैं। जो बैंक है ना SHG, सबसे पहले याद रखना इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब ऑप्शन ए में क्या कहा गया, ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना के व्यक्तिगत सदस्य, मतलब जो व्यक्ति इससे जुड़े हुए हैं उन्हीं को जो है ये ऋण प्रदान करते हैं। ऋण यानी कि क्या बोलते हैं, ऋण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, लोन बोलते हैं ना, ऋण बोलते हैं, लोन बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपने ही सदस्यों को ऋण देते हैं। तो ये कथन जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अपने सदस्यों को नहीं बाकियों को भी प्रदान करते हैं। ठीक है, बाकी ये कथन सही हो जाएगा, राज्य सरकार जो है SHG को ऋण के लिए अनुदान प्रदान करती है, ये कथन सही है। गैर सरकारी संगठन सेल्फ हेल्प ग्रुप को क्षमता निर्माण प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, ये भी सही है। सूक्ष्म वित्त संस्थाएं SG को सीधे ऋण प्रदान करती हैं, ये कथन भी जो है करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या में देख लेते हैं, SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी, तो नाबार्ड के द्वारा 1992 में हुई थी। ये लाइन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बैंक लिंकेज प्रोग्राम था, इसकी शुरुआत जो है नाबार्ड के द्वारा 1992 में की गई थी। और नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी, नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी। ठीक है, ये आप याद रखना। बैंक के बारे में बताया गया, मुख्य घटक SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप मैंने ऊपर बताया, इसकी डेफिनेशन ये याद रखना कि अब तक 1 नंबर में पूछ ले भाई SHG की फुल फॉर्म बताइए क्या है। तो ये जो है ऑप्शन यहाँ पे देख लेना, को सीधे ऋण देता है, ये तीनों जो है ऑप्शंस आप देख लेना। इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब महिलाओं को वित्तीय सेवाओं से जोड़ना और आत्मनिर्भर बनाना है। इसका उद्देश्य भी जरूर आप याद रखना। ठीक है, तो ये आज के जो है हमारे टोटल 25 क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। नीचे ऑफिशियल आंसर की भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी देखने को, मैंने ऐड की है। सारी चीज़ आपके हिसाब से यहाँ पे रखी गई है ताकि कोई भी प्रॉब्लम जो है आपको फेस ना करनी पड़े, एक ही जगह जो है आपको ये सारी चीज़ें मिल जाए। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आंसर नहीं देता ना इस PDF के अंदर, तो बच्चों को डाउट रहता क्या ये आंसर जो है मुझे बताया गया है वो सही है या नहीं। फिर बच्चा खुद से फाइंड आउट करता, गूगल पर जाकर करता या कहीं से भी करता, किताबों से करता, तो उसमें जो है आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाता। इसीलिए जो है मैंने आंसर भी यहाँ पे नीचे लिख दिए गए हैं। और डोंट वरी, सारे ऑफिशियल आंसर हैं ये जो ऑफिशियल SSC के द्वारा दिए गए थे, और सारे क्वेश्चन भी वही हैं जो SSC के द्वारा 2024 में CGL PYQ में पूछे गए थे। ठीक है, तो ये हमारे सोशल मीडिया आइकन्स है, प्लीज़ इन पर जो है विजिट करके इनको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी SSC के बारे में या फिर HSSC के बारे में या फिर रेलवे के बारे में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।